हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रियोरिटी चैनल। सो एवरीबॉडी, आज के कंफर्म में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह चाहने वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए कौन सी नई आवश्यकता शुरू की है। सो लेखा परीक्षित खाते की बात कही है। चुनाव आयोग का किस आर्टिकल में चर्चा है, तो याद रखना कि आर्टिकल 324। ओके, अगर बात करें पूरे चुनाव आयोग के अनुच्छेदों से जुड़े आर्टिकल की कि कितने अनुच्छेदों में बातें की गई हैं, तो 324 से लेकर के 329 में चुनाव आयोग की बात कही गई है। वहीं पे अगर बात करें कि राज्य चुनाव आयोग का किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो जो राज्य चुनाव आयोग है वह आर्टिकल 243, याद रखना 243। सो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए प्रतीकों के आवंटन के संबंध में नए नियम पेश किए हैं। इन पार्टियों को अब चुनाव चिन्हों के लिए अपने आवेदन के हिस्से के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के साथ साथ पिछले 2 चुनाव के व्यय विवरण और एक अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस कदम का उद्देश्य राजनीतिक दलों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, विशेष रूप से उन दलों के बीच जो नए पंजीकृत हैं या उन्होंने अभी तक राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव में महत्वपूर्ण वोट शेयर हासिल नहीं किए हैं। नए नियम 11 जनवरी से प्रभावी होंगे। तो याद रखना, आर्टिकल अगर बात करें चुनाव आयोग का, तो 324 से लेकर के 329 तक चर्चा किया गया है। वहीं पर राज्य चुनाव आयोग तो 243 में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, किस प्रेरक वक्ता और एनजीओ संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ शाह, याद रखना अमिताभ शाह। हाल ही में सरकार ने प्रमुख प्रेरक वक्ता और सीएसआर आइकन एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक अमिताभ शाह को अपने विकसित भारत अभियान कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करना है। शाह की युवा केंद्रित परोपकारिता मिशन के युवाओं को कुशल बनाने और राष्ट्र निर्माण के लिए मूल्यों को अपनाने पर जोर देने के साथ संरेखित है। इनके एनजीओ ने अब तक 6 मिलियन से अधिक युवा लाभार्थियों को कुशल बनाया है। यह नियुक्ति एक सशक्त और भविष्य के लिए तैयार भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में नागरिक समाज को शामिल करने की प्रशासन की रणनीति का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल किया। सो आईजी ड्रोन, याद रखना आईजी ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लिखित एफएमआर का पूर्ण रूप क्या है। सो मुक्त संचलन व्यवस्था। ये जो एफएमआर है इसको फ्री मूवमेंट रिजिम कहते हैं। यह 2018 में शुरू किया गया था। इसके द्वारा 16 किलोमीटर दोनों देशों में आवाजाही बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट का 2018 में शुरू किया गया था। अब इसको पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। क्यों? क्योंकि अनधिकृत अनावश्यक जो कृतियां हैं वो हो रही हैं, जिसको पा करके भारत के द्वारा ये जो एफएमआर है इस पर अब रोक लगाने की बात कही गई है। सो जो एफएमआर है म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर संचालित मुक्त आवाजाही व्यवस्था को संदर्भित करता है। याद रखना 16 किलोमीटर दोनों कंट्री में आवाजाही है बिना किसी परमिशन बिना किसी हस्तक्षेप का। यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले आदिवासी समुदायों को बिना वीजा सीमा पार 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देता है। हालांकि बढ़ते अवैध आव्रजन और सीमा पार अपराध से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने एफएमआर योजना को बंद करने और म्यांमार के नागरिकों के प्रवेश के लिए वीज़ा अनिवार्य करने की योजना बनाई है। ये भी याद रखना कि जो एफएमआर है ये सन 2018 में शुरू किया गया था। एफएमआर द्वारा अपने ढीले नियमों का दुरुपयोग
कर गैर आदिवासियों के प्रवेश की सुविधा को लेकर चिंताओं ने 75 वर्षों के बाद समझौते के इस पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? याद रखना है, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे 10 से 12 एकड़ फैला एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य दुबई के मॉडल से प्रेरित एक निर्यात उन्मुख चाय प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा स्थापित करना है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी मध्य पूर्व यात्रा के दौरान देखा था। इस पहल का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर दार्जिलिंग चाय निर्यात को बढ़ावा देना है। चाय उद्योग के हितधारकों ने छत वाले चाय बगानों के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन में बड़े पैमाने पर निवेश को सक्षम करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नदी कौन सी है? हुगली। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को विस्तार से जानते हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। हालांकि ये प्रक्षेपित बहुत पहले किया जा चुका था, अब जाके अपनी कक्षा में पहुंचा है। इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन के बारे में अगर बात करें तो आदित्य L1 जो है 2 सितंबर 2023 को PSLV C57, याद रखना PSLV C57, इस व्हीकल से लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है वो 1.5 मिलियन किमी की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगे हैं। एस्ट्रोसैट 2015 के बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। यह कक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपग्रह को ग्रहण से बचने में सक्षम बनाते, यानी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रक्रिया है, इस मिशन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप के बिना लगातार सौर अवलोकन करती है। आदित्य L1 मिशन करीब 5 वर्ष की अवधि के लिए है। आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना है। याद रखना, जैसे ये अज्यूम करते हैं सूर्य है तो इसके ऊपर का जो परत होता है इसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो इसी का अध्ययन करना है कि आखिर ये अभिक्रिया, ये प्रक्रिया है क्या। ठीक है। कोरोनस मास इंजेक्शंस, सौर फ्लेयर्स और सौर कोरोना की रहस्यमय हीटिंग जैसी घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 है। क्वेश्चन आ सकता है। PSLV C57 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि जो आदित्य L1 है किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV C57, ये आपको याद रखना है। 1.5 मिलियन किमी की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, भारत 2024 में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। ये किसने बोला है? तो संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने 5 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं, याद रखना WESP 2024 नाम से अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। जो WESP है में कहा गया है कि 2024 में भारत की आर्थिक विकास का दर 6.2% रहेगी। यह विकास दर दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। बात करें इस रिपोर्ट की तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 6.2% के साथ 2024 में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा। 2025 में भारत की GDP बढ़कर 6.6% होने का अनुमान है। किसके द्वारा? UN के द्वारा। वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर 6.3% रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था की वजह से एशिया व दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
दक्षिण एशिया में सकल घरेलू उत्पाद 5.2% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2024 में वृद्धि का अनुमान की अगर बात करें तो संस्थाओं के अनुसार क्या अनुमान, जो संयुक्त राष्ट्र है इसने बताया है 6.2, विश्व बैंक के द्वारा 6.3, आईएमएफ के द्वारा 6.3, आरबीआई के द्वारा 6.5। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में वैश्विक आर्थिक वृद्धि की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2023 में अनुमानित 2.7 रही है। यह इस वर्ष 2024 में 2.4% होने का अनुमान है। यह कोविड महामारी से पहले की 3% की वृद्धि दर से नीचे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज विकास का मुख्य कारण क्या है? भारत की आर्थिक विकास दर तेज होने के पीछे घरेलू मांग व सेवा सेक्टर का अच्छा प्रदर्शन होना मुख्य कारण है। ये हमारे आंसर राइटिंग के लिए भी वेटेज पॉइंट है। चीन की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका में निवेशकों का भारत की ओर आकर्षित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आने का एक ये भी कारण बताया गया है। और WESP में यह माना गया है कि महंगाई को काबू में करने के जो तरीके यहाँ की सरकार और आरबीआई उठा रहे उसका असर दिख रहा है अब। ठीक है, नेक्स्ट है काफ़ी चर्चित ये टॉपिक इसमें चल रहा है, रतले जो जल विद्युत परियोजना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के चिनाब नदी पर स्थित है रतले जल विद्युत परियोजना। क्लियर? ये जो रतले जल विद्युत परियोजना है 133 मीटर लंबा बांध और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जून 2013 में इस बांध की आधारशिला रखी थी। जो रतले जल विद्युत परियोजना है भारतीय संदर्भ में पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहा है कि यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करती है। ये आपको यहाँ से वन लाइनर याद रखना है कि जो सिंधु जल संधि 1960 है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु जल संधि का समय क्या था। ठीक है, और पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाया था आपको पता होना चाहिए कि उनका कहना था कि अगर इस पे बांध बनाते हैं आप किसी भी कार्य हेतु तो जो जल है वो बाधित, उसका बहाव बाधित होगा। पाकिस्तान ने वर्ष 2013 में बांध के निर्माण पर आपत्ति दर्ज करते हुए दावा किया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है, परंतु भारत को बांध बनाने की अनुमति विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में दे दी थी। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। रतले जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है, बात कर लिया। जम्मू कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना से राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड ने बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है। यही कारण है कि चर्चा में बना हुआ है। इस समझौते सत्र में 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में इससे बिजली खरीदने की बात कही गई है और इसी पे हस्ताक्षर हुए हैं, इसलिए रतले जल विद्युत परियोजना काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो किस नदी पे है, किस राज्य में है, किसके द्वारा अभी साझेदारी की बात कही गई है, आपको पता होना चाहिए। किस जल संधि का उल्लंघन का आरोप पाकिस्तान ने लगाया था, किस सरकार के तहत इसकी आधारशिला रखी गई थी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो एवरीबडी, टोटल इतने क्वेश्चंस रहे हैं जो वन लाइनर थे, थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करके बातें करने वाली थी, हमने वहाँ पे भी बात किया है। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं डिस्कशन तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट इसका बनाते हुए चलिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।